अस्सलाम वालेकुम। पेपा वर्ल्ड कप 2022 जो कि 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और 18 दिसंबर तक खेला जाएगा और ये 22वां वर्ल्ड कप है पेपा की तरफ से। और इस बार पेपा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है एक अरब मुल्क कतर, जो कि पहली बार पेपा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और ये दूसरा वर्ल्ड कप है जो कि एशिया में हो रहा है। एशिया में पहला वर्ल्ड कप 2002 में हुआ था, साउथ कोरिया और जापान में। पेपा वर्ल्ड कप की टोटल कास्ट यानी इस वर्ल्ड कप को मैनेज करने के लिए कतर ने 220 बिलियन डॉलर का खर्चा किया, जो कि फुटबॉल के तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और पिछले वर्ल्ड कप से 20 गुना ज्यादा महंगा है, जो कि रूस में हुआ था 2018 में। इस वर्ल्ड कप में टोटल 36 मैचेस होंगे, जिसमें टोटल 32 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसको 5 कॉन्फेडरेशंस में डिवाइड किया है। जिसमें से पहला है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया। दूसरा है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, जिसमें आता है कैमरून, गाना, मोरक्को, सेनेगल, तुनिसिया। और तीसरा कॉन्फेडरेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल, जिसमें कनाडा, कोस्टा रिका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। और चौथा कॉन्फेडरेशन है साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर और यूरुग्वे। और पांचवा कॉन्फेडरेशन है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसमें बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और वेल्स है। इस वर्ल्ड कप में 36 रेफरीज है, 69 असिस्टेंट रेफरीज है और 24 वीडियो असिस्टेंट रेफरीज है। और इस वर्ल्ड कप में टोटल 440 मिलियन डॉलर प्राइज मनी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कि पिछले बार से 40 मिलियन डॉलर ज्यादा प्राइज है। पहले नंबर पे आने वाले यानी जीतने वाले टीम को 42 मिलियन डॉलर प्राइज मनी मिलेंगे और दूसरे नंबर पे आने वाले को 30 मिलियन डॉलर प्राइज मनी मिलेगा। और तीसरे रैंक पे 27 मिलियन डॉलर और चौथे को 25 मिलियन डॉलर और फिफ्थ रैंक से लेकर 8th रैंक तक 17 मिलियन डॉलर और 9 से लेकर 16 तक 13 मिलियन डॉलर, 17 से लेकर 32 तक 9 मिलियन डॉलर प्राइज मनी मिलेगी। पेपा वर्ल्ड कप की इब्तिदाई तकरीब 20 नवंबर इतवार को अलबैत स्टेडियम अलखोर में हुआ था और दो बहुत बड़े शख्सियतें जिन्होंने इस वर्ल्ड कप की इब्तिदाई तकरीब की होस्टिंग की, इसमें से पहला एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन और दूसरा कतर का एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, एक यूट्यूबर, आधे जिस्म वाले एक माजूर गानिमुल मुफ्ताह ने की। और इस वर्ल्ड कप के इब्तिदाई तकरीब का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से हुआ। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब मॉर्गन फ्रीमैन स्टेज पे गानिमुल मुफ्ताह से पूछता है कि सारे दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट जुबान वाले लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, जिसके जवाब में गानिमुल मुफ्ताह ने कुरान शरीफ की सूरह हिजरात की कुछ आयतों का तिलावत किया, जिसका तर्जुमा है, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है ताकि तुम लोग पहचान सको एक दूसरे को, इसलिए तुम लोगों को मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया है। कतर एक इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पर लॉज कानून तकरीबन इस्लामी शरिया के मुताबिक होता है। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो उसके कानून इस्लामी शरिया के बिल्कुल अपोजिट हो, बरक्स हो, तो उसको रोक दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है। चूंकि इस वर्ल्ड कप में 32 मुल्कों के लोगों ने आना था, तो इसलिए पहले से ही कुछ ऐसे पाबंदियां आयद कर दी जो कि इस्लाम के तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हो। पहला ये कि शराब पर पाबंदी लगा दी गई और दूसरा LGBT पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बैनर्स जो कि रेनबो कलर के होते हैं उस पर सख्त पाबंदी लगा दी। LGBT का मतलब क्या है? LGBT का मतलब L से लेस्बियन यानी लड़की का लड़की से ताल्लुक, G से गे यानी एक लड़के का लड़के से ताल्लुक, B से बाइसेक्सुअलिटी यानी एक इंडिविजुअल का दोनों जेंडर के लोगों से ताल्लुक, और T से ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लोग दो मतलब निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये फीमेल की तरफ इशारा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई अपने जेंडर को चेंज करे, अपने जिन्स को चेंज करे तो उसका मतलब ट्रांसजेंडर। तो इन चार चीज़ों को प्रमोट करने के लिए LGBT के रेनबो कलर के बैनर्स होते हैं जो कि फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में, कंसर्ट्स में लोग दिखाते हैं,
جب قطر نے اس کو بین کیا، اس پر پابندی لگا دی، تو اس پر یہ تنقید کی گئی کہ یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور تنقید یہ کی گئی کہ قطر میں باہر کے ملکوں کے مزدور کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے اور بہتر سہولیات کی غیر فراہمی سے 2000 مزدور مر گئے اور ان کو کوئی پیسہ نہیں دیا گیا، اس لیے ورلڈ کپ وہاں نہیں ہونا چاہے۔ لیکن قطر نے بتایا کہ ٹوٹل 37 افراد کی موت ہوئی ہے، جس میں سے صرف 2 افراد کام کے دوران مر گئے۔ ایک اور چیز قطر نے یہ کی کہ جب سے ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، قطر نے سارے مسجدوں کو اسلامک میوزیمز میں تبدیل کر دیا تاکہ ان 32 ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں مسجدوں میں جا سکتے ہیں، وہاں کے تعلیمات پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور کام قطر نے یہ کی کہ جتنے بھی شاہراہیں، سڑکیں ہیں، جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک کو مختلف زبانوں میں لکھا تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکے اور ان کو پتہ چلے کہ اسلام کے بارے میں جتنے بھی مسکنسپشنز ہے وہ دور ہو سکے، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام ایک پیسفل پرامن مذہب ہے۔ اور ایک اور تنقید یہ ہو رہا تھا کہ قطر نے اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا، اور وہ سپیچ کرتے تھے، لوگ ان کو سنتے تھے اور ان سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اس پر نان مسلم کنٹریز کافی تنقید کرتے تھے کہ یہ ایک سپورٹس ایونٹ ہے، اس میں ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن پیپا کے پریزیڈنٹ جیانی انفینٹینو نے قطر کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن روس اور چائنا کے مقابلے میں قطر میں بہت کم ہوا ہے۔ روس اور چائنا میں یہی ایشوز، یہی مسائل تھے، لیکن جب وہاں پر ورلڈ کپ کا ایونٹ ہوا تھا تو اتنی خاص تنقید تو نہیں کی گئی۔ بہرحال قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے کنٹروورسیز کو کلچرل کانفلکٹ کا نام دیا ہے، یعنی یہ ایک ثقافتی تنازع ہے اسلامی اور سیکولر لبرل تہذیب کا۔